आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज के अंक में शामिल है वर्ल्ड लिवर डे पर कुछ विचार, साथ ही विश्व हीमोफीलिया दिवस पर विशेष जानकारी। उसके बाद आप सुनिए भेंटवार्ता महिलाओं में हृदय रोग, और फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक और भेंटवार्ता, डॉक्टर संदीप महाजन से ली गई भेंटवार्ता। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। आइए इस विशेष अवसर पर सुनते हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, पद्म भूषण और डायरेक्टर, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हेपेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली का मैसेज। आपका लिवर आपका जीवन बचाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लिवर आपका भोजन पचाता है, पित्त बनाता है, जो कि सारे शरीर की इम्यूनिटी को, सारे शरीर के फंक्शंस को मेंटेन करता है। जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, यूटिलाइज करना, एक्स्ट्रा हो उसको स्टोर करके रखना, आपकी ब्लड शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स को मेंटेन करना, ये सारा लिवर का काम है। और हेल्दी लिवर एक बहुत सुंदर हर रोज सुबह आपकी बना के रखता है। पर लिवर के अंदर हम इसमें इतनी रेजिस्टेंस है, पर फिर भी हम अगर लिवर की रोज इंसल्ट करें तो लिवर बिगड़ भी सकता है। 3 चीजें लिवर को खराब कर सकती हैं। पहली, शराब, आप जानते हैं इसको अच्छे से। दूसरा, एक्स्ट्रा फैट। और तीसरा, वायरसेस। और ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। शराब, आप ध्यान रखें कि इससे ये एक टॉक्सिन है, नंबर 1 कार्सिनोजन माना जाता है। और अगर शराब का ऑल्टरनेटिव हो जिससे आपका मन खुश रहे तो वही बेटर है, ना पिए। ये ध्यान रखें, आज ये प्रतिज्ञा, ये शपथ लें। एक्स्ट्रा फैट या लिवर में जो चर्बी चढ़ती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, भारत में लगभग 2 में से 1 व्यक्ति में एक्स्ट्रा फैट लिवर में है। ये फैट करती क्या है? अगर लिवर के सेल में 10% से ज़्यादा फैट है तो उसमें इंसुलिन नहीं जाती। इंसुलिन नहीं घुसने से धीरे धीरे एक्स्ट्रा इंसुलिन बनने लगती है, शरीर को, पैंक्रियास को ज़्यादा काम करना है और डायबिटीज डेवलप होने के आसार हो सकते हैं। तो डायबिटीज इन ए वे इज ए लिवर डिसीज। और यही फैट लिवर की अगर हमारे खून में जाती है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। आप जाके टेस्ट कराते हैं, पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई है। वो आया कहाँ से? लिवर से। यही फैट जाके आर्टरीज में जमा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, ब्रेन और कैंसर्स, इन सब में लिवर के एक्स्ट्रा फैट का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ध्यान रखें कि लिवर फैट है, एक्स्ट्रा फैट अगर लिवर में है तो उसे बचाएं। जैसे लोगों को पता है कि भाई थोड़ा बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, दवाई लेते हैं, एहतियात रखते हैं, तो फैटी लिवर को इग्नोर ना करें, लिवर से फैट को घटाएं। और उसके बड़े आसान तरीके हैं। भोजन का, अपने वजन का और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें और जीवन को स्वस्थ बनाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वायरसेस। हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन है। भारत के अंदर लगभग करीब 30 लाख लोगों में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। हम चाहते हैं कि ये लोग जिनको भी है वायरस अपने टेस्ट कराएं, जिनके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है वो अपना टेस्ट कराएं। सारे नए पैदा होने वाले न्यू बॉर्न्स को वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का 3 टीके कम से कम लगवाएं, जिससे उनमें नया इन्फेक्शन ना हो। जनरली माँ से बच्चे को ही हेपेटाइटिस बी जाता है, तो हमें हर प्रेग्नेंट वुमन की टेस्टिंग और हर न्यूबॉर्न को वैक्सीनेशन इंश्योर करना चाहिए, जिससे भारत से हेपेटाइटिस बी निकल जाए। हेपेटाइटिस सी एक दूसरा वायरस का इन्फेक्शन है, पर इसका इलाज आसान है, 3 महीने से 6 महीने की दवाई से निकल जाता है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं बताना चाहूंगा कि हम अगर खाने के अंदर लगभग 40 से 50% अनकुक्ड फूड रखें, नेचुरल फूड हैं, सैलेड्स हैं या स्प्राउट्स हैं, ऐसी चीजें रखें जो कि ऑयल या कार्बोहाइड्रेट के बिना है, तो हमारा भोजन अच्छा रहेगा। और हाँ, सूर्यास्त के बाद ना खाएं और सूर्योदय से पहले ना खाएं, ये आपके लिवर को ठीक रखेगा। हेल्दी लिवर रखने के बहुत फायदे हैं। आप सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, किडनी या लिवर डिजीज, कैंसर से बच सकते हैं। और ध्यान रखें
जिम्मेदारी आप तक सीमित नहीं है, आपके बच्चों तक भी सीमित है और बच्चों तक भी है, और उनको भी बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों का भी खान पान में ध्यान रखें और उनको वर्जिश एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जनरल पब्लिक में, सब में लिवर की हेल्थ की अगर अवेयरनेस आ जाए, मुझे लगता है हमारे भारतीयों की जिंदगी कई साल बढ़ जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटल ना जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को नहीं दिखाना पड़ेगा। वर्ल्ड लिवर डे पे मैं आप सबको चाहूंगा एक संकल्प लेने के लिए कि लिवर के बारे में जानें, लिवर को ना बिगड़ने दें, और अगर किसी कारण से लिवर की कोई डिजीज है उसको सुधारने के लिए डॉक्टर्स की, अपने आप की सारी प्रयास करिए। कीप हेल्दी योर लिवर, हेल्दी लिवर, हेल्दी इंडिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिव कुमार सरीन को। ये विशेष मैसेज था उनका वर्ल्ड लिवर डे पर। आप पद्म भूषण हैं, डायरेक्टर, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ हेपेटोलॉजी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली में। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हीमोफीलिया पर ये जानकारी दे रही हैं सुनीता शाहबादी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो खून में थक्के बनाने के लिए जरूरी घटक खून में मौजूद प्लेटलेट से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं। इससे खून बहना अपने आप रुक जाता है। हीमोफीलिया अधिकतर मामलों में माता पिता से बच्चों में होता है। यदि गर्भ में पल रहे बच्चे की माता या पिता को हीमोफीलिया है तो बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। हीमोफीलिया के मरीजों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे वे नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी दवाइयां ना लें, उनके जोड़ों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और उनकी देखभाल करें। अपना पहचान पत्र साथ रखें जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हो। यात्रा के दौरान विशेष सावधानियां बरतें। हेपेटाइटिस ए और बी का टीका जरूर लगवाएं, इससे रोकथाम की जा सकती है। यदि किसी को हीमोफीलिया है तो उसे किसी भी तरह ब्लीडिंग होने पर तुरंत इलाज करना चाहिए। खून संबंधी या अन्य किसी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें और समय समय पर जांच अवश्य कराते रहें। हीमोफीलिया का निदान करने के लिए प्रमुख रूप से मरीज के लक्षणों की जांच की जाती है और उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज से उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी पिछली जानकारियों यानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया का निदान करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट भी किए जाते हैं। हीमोफीलिया एक जीवन भर रहने वाली बीमारी है, इसीलिए जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करें। वॉकिंग और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कुश्ती और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को खेलने से बचें। कुछ दवाइयों से बचें और इससे रक्त के थक्के बनने में भी रुकावट आती है। दांतों की स्वच्छता बनाए रखें। अगर आपको हीमोफीलिया है तो कैविटी और दांतों से जुड़ी समस्याओं से बचें। ये ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए सेफ्टी टिप्स अपनाएं। घर का फर्नीचर किनारे से गोल शेप में होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। इससे बच्चों को चोट लगने और ब्लीडिंग से बचाने में मदद मिलती है। कोहनी पैड, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और नी पैड जैसी चीजें बच्चों को चोट लगने से बचा सकती हैं। बच्चों को नुकीली चीजों के संपर्क में आने से बचाएं। मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनने से चिकित्सा कर्मियों को सूचित किया जाएगा कि बच्चे को हीमोफीलिया है और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि इलाज के लिए जरूरी क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। ये बच्चे का जीवन बचा सकता है। एक चिकित्सक या काउंसलर ये तय करने में मदद कर सकता है कि हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चा किस प्रकार की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ताकि वे सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग महसूस ना करें। जो भी बच्चे की देखभाल करता है, जैसे रिश्तेदार, टीचर्स, दोस्त या कोई और, उन्हें बच्चों की हीमोफीलिक स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि समय पर हीमोफीलिया की देखभाल ना की जाए तो इससे समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होना, शरीर के जोड़ों में रक्तस्राव होने के कारण उनमें क्षति होना, बार बार रक्त को चढ़ाने की आवश्यकता के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ना।
वैकल्पिक उपचार तनाव को कम करने, दर्द में सुधार करने, नींद की क्वालिटी को बढ़ाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करते हैं। किसी भी वैकल्पिक दवाओं को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ वैकल्पिक दवाएं क्लॉटिंग के उपचार में मदद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वैकल्पिक दवाएं क्लॉटिंग के उपचार में मदद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मेडिटेशन मन को शांत करने और दर्द से निपटने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाने और संतुलन में सुधार कराने वाले योगासन गठिया के रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि हीमोफीलिया के मरीजों को योग करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मालिश से शरीर के दर्द में कमी, तनाव से राहत और मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने में मदद मिलती है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों ही मांसपेशियों के ऐंठन और पुराने दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं। हालांकि एक्यूपंक्चर का उपयोग केवल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के फर्स्ट डोज के बाद किया जाना चाहिए। एक्यूप्रेशर हीमोफीलिया रोगियों के लिए एक्यूपंक्चर से अधिक फायदेमंद हो सकता है। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, महिलाओं में हृदय रोग। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम गोयल। आप सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर लाल जैन। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां सबसे पहले तो ज्यादातर कौन सी ज्यादा देखने में आती हैं और महिलाओं में कौन सी ज्यादा देखने में आती हैं। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दिल की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम सब भी अपने आसपास सुनते हैं कि अचानक अच्छे भले आदमी को या किसी लेडी को दिल का दौरा पड़ा या अचानक उनकी डेथ हो गई। बहुत जरूरी है हम ये समझें कि दिल की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम दिल की बीमारियों को बढ़ने से रोक पाएं। सबसे कॉमन है हार्ट अटैक की बीमारी। कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जिन्हें हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, बट वो अलग चीज है। वो बड़े होने तक अक्सर पता लग जाती हैं या उनको कोई ना कोई लक्षण आने से ट्रीटमेंट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट की धमनियों में जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक मशीन है जिसे कॉन्टिन्यूअसली काम करना है, तो हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो वहां ब्लड वेसल से पहुंचती है। मोटे तौर पे 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। अब बहुत सारे कारणों से जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जब उसमें रुकावट आ जाती है तो हार्ट को ब्लड कम मिलता है। जब बीमारी की शुरुआत हो तो अक्सर ब्लड की कमी हार्ट को तब महसूस होती है जब हार्ट ज्यादा काम कर रहा हो, जैसे कोई दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है या कोई एक्सर्शन कर रहा है। एक्सर्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, एक्सर्शन साइकोलॉजिकल भी होती है। तो इमोशनल स्ट्रेस इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल स्ट्रेस। तो ऐसे कंडीशंस में जब लगे कि छाती में तनाव है, सांस में दिक्कत है या घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज बननी शुरू हो गई है। यंग एज में हार्ट के प्रॉब्लम महिलाओं में थोड़ी कम है, बट स्पेशली आफ्टर द मेनोपॉज और आफ्टर द 4th डेकेड हार्ट की प्रॉब्लम महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है। अगर भारत में अमूमन 1 करोड़ डेथ हो रही हैं, तो उसमें से 20 लाख सीधा हार्ट रिलेटेड कॉज से हो रही हैं। और हार्ट प्रॉब्लम का अच्छा ये है कि अगर टाइम से पता लगे, हम उन्हें कंट्रोल कर पाए, तो हार्ट से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर अनुपम जी, खास तौर से जब हम बात रिस्क फैक्टर्स की, जैसा आप कह रहे हैं, किस किस को आप रिस्क फैक्टर मानते हैं? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे उम्र बढ़ने के साथ हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जैसे मेनोपॉज हुआ उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है। किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो उसे हार्ट प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी यंग एज में भी ज्यादा हो सकती है। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे शुगर। डायबिटीज बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डायबिटीज और हार्ट डिजीज की कैपिटल है वर्ल्ड की। वी हैव मोस्ट पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो शुगर से जितना रिस्क एक आदमी को होता है हार्ट अटैक होने का, से 3 से 4 गुना, पर एक लेडी में हार्ट अटैक शुगर की वजह से होने का रिस्क और ज्यादा होता है, 5 से 6 गुना। सो अगर विमेन में डायबिटीज है तो वो उनके लिए और ज्यादा नुकसान करती है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज अगेन वेरी कॉमन डिजीज। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा खान पान जिसमें हम बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, चलना फिरना कम किया है, उसकी वजह
वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है और वो दोनों हार्ट अटैक होने का बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। थर्ड हुआ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जो आपको खुद से नहीं पता लगेगा कि बॉडी में बढ़ा है, तभी डॉक्टर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। और एक बहुत कॉमन कॉज है स्पेशली यंग पेशेंट्स में स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से नॉर्मल आर्टरीज में भी क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग से हार्ट अटैक विमेन में होने का रिस्क बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल हु आर स्मोकिंग। और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो विमेन के ही स्पेशल हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, वो यंग एज में स्पेशली स्मोकिंग के साथ कोलेस्ट्रॉल को बहुत बढ़ा देता है। दूसरा साइको सोशल प्रेशर, जो हमारी सोसाइटी के कुछ प्रेशर्स हैं जो विमेन ज्यादा सोचती हैं। इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट डिजीज, बहुत बड़ा कारण है जिससे रियल हार्ट अटैक्स होते हैं। चौथी बात हुई एक्टिविटी, तो बहुत जरूरी है कि वो एक्टिव हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हार्ट डिजीज इन विमेन। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी का बारे में क्या कहेंगे? मोटापा एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, सीवीए का, स्ट्रोक का। क्योंकि मोटापे का मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है। ये जरूर है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस से मोटापा बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस हैं, पीसीओडी हुई, हम उनको कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशंस बोलते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है तो फैट जल्दी इकट्ठा होता है। बट इसका भी इलाज है। देखिए, जितना हम खाना खाएंगे, अगर हम उतना यूज नहीं करेंगे कैलोरीज को, तो वो बॉडी में फैट बढ़ेगा। दूसरा, खाने में हमारे नॉर्मली खाने में आप देखें, हमारे इंडिया में प्रोटीन इंटेक ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे कम है। हम सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं। हमें कम से कम 45 से 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। एंड फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, खाना संतुलित खाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। आप रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन निकालिए, 4 दिन निकालिए। आप जिम नहीं जा रहे हैं, वॉक कीजिए। मोटापा मतलब हाई BMI is a very big reason for high cholesterol, heart problems and other disorders. डॉक्टर साहब, अब आप बात करते हैं हम सिम्टम्स। महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज न होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अमूमन आजकल हम लोग सब जानते हैं कि किसी को अगर छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है और जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली महिलाओं में बहुत बार ये चेस्ट पेन क्लासिकल नहीं होता। शोल्डर्स में पेन, बैक में पेन, नेक में स्टिफनेस, बहुत बार लगता है सिर्फ गैस जैसी फीलिंग। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंप्लेन है जिसके साथ हार्ट प्रॉब्लम बहुत ओवरलैप करती है और बहुत कंफ्यूजन होता है। पेन इन द अपर एब्डोमेन, रेस्टलेसनेस, दूसरा चक्कर की फीलिंग, या बस अच्छा नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है, ये सब भी प्लीज हो तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सब हार्ट प्रॉब्लम की निशानी विमेन में हो सकती है। और इन्हीं एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से बहुत बार हार्ट प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेडीज में लेट होता है। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराना चाहिए? बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो सीधा सीधा आपको गाइड करेगा ECG। बट अगर जैसे आपको कल प्रॉब्लम हुई, आप आज जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर के पास और भी टेस्ट है उसको गाइड करने का। हार्ट का एंजाइम होता है, इको होता है, इन सब टेस्ट के साथ पता लग सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये बात होती है कि साहब, कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, साहब आप देसी घी 1 चम्मच तो ले ही सकते हैं रोज। कुछ कहते हैं घी बिल्कुल नहीं लेना, घी, मक्खन, तेल बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो क्या आज के टाइम में जरूरी है कि बिल्कुल सूखी चुपड़ी रोटी खाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना खराब है। आपको सिंपल उबला रूखा खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देसी घी उतना नुकसान नहीं करता। देसी घी में पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो आप रिफाइंड ऑयल यूज करें या कम मात्रा में देसी घी यूज करें, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको जो चीज अवॉइड करनी है प्रोसेस्ड फैट, जैसे मक्खन में नमक भी होगा, वो प्रोसेस्ड घी है। उसके बदले आप हमारा देसी घी जरा यूज करेंगे, वो मक्खन के मुकाबले बेटर है। चीज के बदले हमारा पनीर बेटर है, क्योंकि वो कॉटेज है, उसमें प्रोसेस नहीं है, फैट्स कम है। और रोटी पे हल्का घी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। आप आराम से चुपड़ी हुई हल्की चुपड़ी रोटी खाइए। आप अवॉइड कीजिए ट्रांस फैट्स वाली चीजें। ट्रांस फैट्स का मतलब हुआ जो चीजें उबलते हुए घी तेल में पकती हैं, वो जितनी देर उबलते घी में रहेंगी उसमें उतने ही ट्रांस फैट्स बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर, नमक की बात करें तो लोग कहते हैं साहब सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए, नमक कम से कम लीजिए। जैसे हमारे एज पर हाइपरटेंशन गाइडलाइंस डैश डाइट हम बोलते हैं दिन में 2.4 ग्राम सोडियम इज द हाईएस्ट विच वन शुड कंज्यूम। उसका माने ये हुआ कि एक
छोटी चम्मच भर नमक आप दिन भर में अपने खाने में यूज कर सकते हैं। पर ये मान के चलिए नमक सिर्फ वो नमक नहीं है जो आप ऊपर से डाल रहे हैं। हर खाने में इनहेरेंटली कुछ ना कुछ सॉल्ट और सोडियम होता है। तो सबसे सेफ चीज है आप खाने में एक्स्ट्रा नमक मत डालिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे है, सैलेड पे, किसी चीज पे अगर आपको लगता है आप नींबू डालिए नमक के बदले। हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो जितना जल्दी हम जो ब्लड नहीं मिल रहा है जिस मसल्स को उसको खोल दें तो हार्ट आपका नॉर्मल होने का चांस बहुत अच्छा है। कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हार्ट मसल्स जब डेड होती हैं, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो अरिथमियास का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये क्लॉट जो बना है या दिक्कत है उसको पिघलाने के लिए दवाइयां भी होती हैं जो खून के क्लॉट को, थक्के को पिघला देती हैं। अगर किसी के पास एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है तो वो भी यूज की जा सकती है। बट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ऐसी स्टेज में लाइफ सेविंग होती है। डॉक्टर साहब, एक अंत में एक छोटी सी एक सलाह दे दीजिए कि जो श्रोताओं, खास तौर से अपने महिला श्रोता और हृदय का स्वस्थ रख सके, अपने हृदय का ख्याल रख सके, उसके लिए आप क्या मैसेज, संदेश देना चाहेंगी? अमूमन लोग ये मान लेते हैं कि महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है ताकि आप अपनी किसी भी कंप्लेंट को इग्नोर ना करें। अपना लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपना संतुलित अच्छा हल्का खाना खाइए, जरूर अपने लिए समय निकालिए कि आप कोई ना कोई व्यायाम करें। जैसे आप घर में बाकी सबकी सेहत का ख्याल करते हैं, अपना ख्याल करें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराएं, अपना वजन संतुलित रखें। डॉक्टर अनुपम गोयल, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी महिलाएं और हृदय रोग से संबंधित, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में हृदय रोग, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर अनुपम गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। डॉक्टर संदीप महाजन से सुनते हैं किडनी को कैसे रखें स्वस्थ, इस विषय पर ली गई भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। इनसे बात कर रहे हैं आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में क्या कुछ प्रगति हुई है? हाल ही में जो मेजर एडवांसमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में, उसमें सबसे बड़ा तो यही है कि पहले ट्रांसप्लांट के लिए या गुर्दा प्रतिरोपण के लिए हमें ब्लड ग्रुप में ही जाना पड़ता था। तो वही व्यक्ति दूसरे को गुर्दा दे सकता था जिनका ब्लड ग्रुप आपस में मेल खाता है। लेकिन अब कुछ प्रणालियों द्वारा हम सक्सेसफुली, बिल्कुल कामयाब तरीके से जिन लोगों का ब्लड ग्रुप नहीं मेल खाता उनमें भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 साल के लिए, लंबे समय के लिए भी ये गुर्दे ही उतना ही बढ़िया काम करते हैं जितना ब्लड ग्रुप कंपैटिबल या जिनका सेम ब्लड ग्रुप है उनके साथ गुर्दा हो। दूसरी जो मेजर एडवांसमेंट रही है वो आप समझिए एक तरह से ईज ऑफ एक्सेस टू डायलिसिस है। पहले डायलिसिस बहुत लिमिटेड या बहुत सीमित एरिया में ही मिल पाता था, बड़े शहरों में, बड़े शहरों के कुछ अस्पतालों में इसी तक सीमित था। अब डायलिसिस दूर दराज के लोगों में भी आसानी से उपलब्ध है और डायलिसिस अब पूरी तरह से फ्री है। हर कोई डायलिसिस की सुविधा आसानी से ले सकता है अपने किसी भी पास के अस्पताल में जाकर। ऐसे ही डायलिसिस की एक दूसरी प्रणाली होती है जो घर पे कर सकते हैं, जिसको पेट की डायलिसिस कहते हैं। भारत में पिछले 4-5 सालों में मेरे ख्याल से यही मेजर अचीवमेंट्स हैं जो आप समझे हमारी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में आए हैं। इसके अलावा गुर्दे की बीमारियों पे कंट्रोल पाने के लिए कई ऐसी दवाइयां आई हैं जो गुर्दे की बीमारी में आगे बढ़ने की जो गति है उसको धीरे कर सकते हैं। खासकर जो पेशेंट को डायबिटीज यानी कि मधुमेह या ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, तो अगर ये पेशेंट्स का हमें जल्दी पता चल जाए कि इनको ये परेशानियां हैं, डायबिटीज की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी इन्वॉल्व हो रही है, तो इनमें हम बहुत जल्दी ही इन दवाइयों से आगे की किडनी की जो खराब होने की गति है उसको धीरे। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोगों में किडनी की कौन सी बीमारी अगर देखने को मिले? देखिए, किडनी में काफी तरह की परेशानियां हैं, जैसे कि पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना या झाग जाना, किडनी खराब होना जो कि कुछ एकदम बीमारी की वजह से हो सकते हैं जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, या किडनी की लंबी बीमारी जिसमें लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से किडनी खराब हो जाए जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी ज्यादातर किडनी से ही रिलेटेड है। आदमी का ब्लड प्रेशर ऊंचा रहने के लिए किडनी में कुछ ना कुछ खराबी होनी चाहिए, तभी ब्लड प्रेशर लंबी देर के लिए ऊंचा रहता है। तो ब्लड प्रेशर एक अपने आप में कॉमन किडनी की परेशानी है। पथरी होना और यूरिन में बार बार इन्फेक्शन आना, ज्यादातर जो किडनी की परेशानियां हैं वो उन्हीं 4-5 बीमारियों में हम जोड़ सकते हैं। इनमें से जिसके बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता है या सबसे ज्यादा परेशानी जिसे माना जाता है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें किडनी का काम 3 महीने से ज्यादा के लिए खराब हो गया है और जो वापसी नहीं किया जा सकता, जो वापसी
वापसी किया जा सकता है उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जिसमें किसी बीमारी, किसी दवाई या किसी इन्फेक्शन की वजह से किडनी का काम एकदम कम हो जाता है या कई बार बंद भी हो जाता है। और जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो ये पेशेंट्स जो डायलिसिस पे भी रहते हैं बिल्कुल ठीक होके वापस घर जाते हैं, उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्लड प्रेशर की बात की, तो क्या ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी होती है या किडनी की बीमारी से ब्लड प्रेशर? देखिए, किडनी और ब्लड प्रेशर का आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, दोनों का बड़ा ही मिश्रण है आपस में। जैसे मैंने बताया कि लंबी देर से ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने के लिए किडनी की खराबी होना ऑलमोस्ट जरूरी है। उसके बिना अगर किडनी अपना काम ठीक कर रही है, सोडियम और पानी बाहर निकाल रही है, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर लंबी देर से ब्लड प्रेशर है, वो भी किडनी को खराब करता है, जो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो लंबी देर ब्लड प्रेशर रहना जो कंट्रोल ना हो, वो आगे जाके किडनी को खराब करता है और किडनी का काम, जैसे हमने बताया, काफी कम हो जाता है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। लेकिन शुरू में जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं जिस ब्लड प्रेशर का हमें कोई कारण नहीं मिल रहा, उसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन में भी किडनी काफी हद तक जितना सोडियम बाहर निकलना चाहिए, जितना नमक हमें बाहर निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल पाती, इसीलिए वो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस हमें कंट्रोल रखने की हमें बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या क्या नजर आते हैं अगर किसी को हो जाए? देखिए, किडनी की परेशानी ऐसी है कि जिसमें शुरू के स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं आते। जो कॉमन लक्षण है वो है कमजोरी रहना, नॉन स्पेसिफिक, जैसे कमजोरी महसूस करना, थकान रहना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति का पहले एक दवाई से अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, अचानक उसे 2 या 3 दवाइयां लेनी पड़ रही हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल एकदम बिगड़ जाए। आंखों के आसपास सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, पेशाब बार बार आना, पेशाब कम आना, पेशाब में झांकसी आना या लाल रंग का पेशाब आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं किडनी डिजीज के। बट जैसे मैंने बताया, किडनी डिजीज में लक्षण आना बहुत लेट स्टेज पे होता है, तो इसलिए किडनी की बीमारी में या किडनी हेल्थ की जानकारी ही किडनी बीमारी रोकने का सबसे प्रथम स्टेप है। सबसे पहला कदम किडनी डिजीज से बचने का किडनी की हेल्थ की जानकारी के लिए है। तो किडनी की हेल्थ की जानकारी के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 आसान टेस्ट चाहिए। ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया, एक इम्पोर्टेंट कारण भी है और किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर होता भी है। यूरिन के रास्ते प्रोटीन जाना, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सस्ता टेस्ट है। ब्लड में कुछ केमिकल्स की मात्रा देखना जो कि किडनी डिजीज में बढ़ जाते हैं, जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन। और एक अल्ट्रासाउंड से देखने के लिए कि आपकी दोनों किडनी ठीक है या नहीं है, उनमें कोई पथरी की परेशानी है या नहीं है। तो अगर आप ये 4 टेस्ट करा लें तो आपको काफी हद तक अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। और जिन लोगों को किडनी डिजीज होने का ज्यादा खतरा है, जैसे जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको पथरी की परेशानी है, जिनके परिवार में किसी को किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज है, तो उनमें ये टेस्ट हमें सालाना कराना चाहिए। सो मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि किडनी हेल्थ, नो योर किडनी हेल्थ इज फर्स्ट स्टेज ऑफ हैविंग अ गुड किडनी। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो जाने पर आप लोग इलाज किस तरह करते? देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर किडनी की डिजीज हमें जल्दी पता चल जाए तो हम सबसे पहले उसका कारण देखते हैं। कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें किडनी ही खाली इन्वॉल्व होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलर डिजीज, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज कहते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां जो खानदानी चली आ रही है, जैसे सिस्टिक डिजीजेज ऑफ द किडनी। तो अगर हम कारण जान पाए तो कई कारण ऐसे हैं जो हम वापसी कर सकते हैं। जैसे ग्लोमेरुलर डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहला कदम है। तो सबसे पहले कारण जानना और उसकी ट्रीटमेंट करना। अगर डायबिटीज की वजह से किडनी इन्वॉल्वमेंट है, तो जैसे मैंने बताया, अच्छा टाइट शुगर कंट्रोल, कुछ दवाइयां हैं जो डायबिटीज के लिए भी यूजफुल है और जो किडनी की परेशानी को भी आगे होने से घटाती हैं, उन दवाइयों का यूज करना। ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर का टाइट कंट्रोल करना, और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ साथ किडनी को भी बचाती है, उन दवाइयों का यूज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी काम है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना। किडनी के डिजीज बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण लाइफस्टाइल ही है, हमारी खराब जीवन शैली ही है। हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें अपने खाने में नमक कम करना है, औसतन 1 छोटे चम्मच से ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाना है। तो हर मरीज के लिए जीवन शैली, किडनी डिजीज ट्रीट करने के लिए दवाइयां, और अगर कोई सेकेंडरी कारण है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनका कंट्रोल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें किडनी की बीमारी और इसके इलाज के क्षेत्र में प्रगति के बारे में व्यापक जानकारी दी। किडनी को कैसे रखें स्वस्थ। अभी आप डॉक्टर संदीप महाजन से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।